नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 11 वर्षों में कृषि में हुए क्रांतिकारी बदलाव। पीएम फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं में फसलों के नुकसान को बचाने के लिए किसानों को दिया बड़ा सुरक्षा कवच। 23 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला इस योजना का लाभ। लखनऊ चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था। जानवरों के लिए लगाए गए स्प्रिंकलर, रिलीफ पाइपलाइन के साथ साथ मैट का किया गया उपयोग। गर्मी के दौरान जानवरों के भोजन का भी रखा जा रहा है विशेष ध्यान। उत्तर भारत में हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल। राजस्थान के लिए रेड तो वहीं दिल्ली के लिए अगले कुछ दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपनी नीति और योजनाओं में गरीब कल्याण पर फोकस किया है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या फिर पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियाँ भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
और अब बात खास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। किसानों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की तस्वीर को बदल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। पीएम फसल बीमा योजना से 23 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया है, जो बीज से बाजार तक के दर्शन पर आधारित है। देश में खेतीबाड़ी मौसम पर आधारित है। ऐसे में मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद किसानों का जोखिम कम करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को एक सरल, किफायती और व्यापक फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है। एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम सिद्धांत का पालन करते हुए पीएम फसल बीमा योजना ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए इस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ इस योजना को साल 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर इस योजना ने फसल नुकसान के आकलन और दावा निपटान में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। जैसे जैसे यह योजना अपने अलग चरण में आगे बढ़ रही है, किसानों को सशक्त बना रही है। अनावृष्टि हो, ओलावृष्टि हो और हमारी फसल नष्ट हो गई हो, तो जो फसल बीमा योजना से हमें रकम मिलती है उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रही है और ये अच्छी बात है कि हर कोई अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। इस योजना के तहत फसल कटाई के 2 महीनों के भीतर दावों का निपटान होता है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकें। इस योजना में फसल हानि के सटीक आकलन के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत तकनीकें सटीक दावों का निपटान सुनिश्चित करती हैं। इस योजना में खरीफ, खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% है। रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए यह 1.5% है और वार्षिक, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए यह 5% है। शेष प्रीमियम पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 23 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। 1.75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है और 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना चल रही है। किसानों को भारत के विकास के प्रमुख हितधारकों और चालकों के रूप में पहचाना जाता है। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसके सशक्त किसान देश को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है और इस दिशा में अभी अनेक विकास कार्य करने हैं। मोदी जी ने जो हमारे सामने एक विषय रखा है, बाय 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बढ़ रही है और आने वाले 22 वर्षों में जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और तो ये थी नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से मुतालिक खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तमाम शहरों में पारा 40 से 45 को भी पार कर गया है, तो कई राज्यों में गर्मी का रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी और लू के चलते सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन तक हीट वेव जारी रहेंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। हरियाणा, पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव को लेकर भी चेतावनी जारी की है। एनसीआर दिल्ली के लिए वही हमारा अनुमान है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहने का अनुमान है। उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जहां हल्का फुल्का रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। श्री गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और कोटा में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ ही चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर जिले में भी अगले 3 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर, पशु पक्षी भी जूझ रहे हैं और ऐसे में लखनऊ चिड़ियाघर के अधिकारियों ने विशेष व्यवस्था की है। जानवरों के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं ताकि तीव्र गर्मी के दौरान उन्हें ठंडक महसूस हो सके और जू में हीट को दूर करने के लिए रिलीफ पाइपलाइन के साथ साथ मैट का उपयोग किया जा रहा है। चिड़ियाघर के निदेशक आदित्य शर्मा ने कहा है कि जानवरों के भोजन का भी गर्मी के दौरान विशेष ध्यान रखा जा रहा है। का मौसम चल रहा है और गर्मी पिछले 10 दिनों से बढ़ती नज़र आ रही है, तो गर्मियों के बचाव के लिए हम रेगुलरली हर साल प्रयास करते हैं। वही प्रयास इस वर्ष भी किए गए हैं। जो हमारे बाड़े हैं उनको ढकने के लिए चटाइयाँ और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। पॉन्ड्स जो हैं वो पानी से भर दिए गए हैं। रेगुलरली उनमें वाटर सप्लाई हम करते हैं ताकि पानी जो है पॉन्ड का वो ठंडा रहे। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। खान पान में बदलाव की अगर बात करें तो विंटर्स में जिन एनिमल्स को हम नट्स और बाकी चीज़ें देते हैं उसकी जगह हम अधिक से अधिक फ्रूट्स और जूसी वेजिटेबल्स दे रहे हैं, जैसे आपका खीरा, ककड़ी और इस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, ताकि पानी की कमी को और आपका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो बना रहे। तो किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जून को लहसुन का भाव था 6,000 रुपए। 10 जून को इसके सौदों में 650 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया
5,350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव में नरमी दर्ज की गई, जिसके चलते यहां 9 जून को लहसुन की कीमत थी 11,000 रुपए। 10 जून को इसके दाम 1,300 रुपए गिरकर 9,700 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में बीते सोमवार लहसुन 3,000 रुपए पर बिकी। मंगलवार को इसके भाव में 2,000 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद लहसुन की कीमत 5,000 रुपए हो गई। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। भारत की जीडीपी में अपने देश की आज भी खेती का योगदान है 18%, और इस साल तो कमाल हो गया था। इस साल 4th जो तिमाही थी उसमें 5.4% ग्रोथ रेट अगर किसी की है तो वो खेती की है। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, आपके कारण हुआ। हमारे किसानों ने मेहनत की, चमत्कार किया और इसको और आगे बढ़ाना है। और इसके कारण है एक नंबर 1 देश की फूड सिक्योरिटी हमको सुनिश्चित करना है। खाएंगे क्या 145 करोड़ लोग, इसलिए अन्न के भंडार भरे रहे। कभी अमेरिका का 480 वो राइस खाते, वो गेहूं खाते थे। लेकिन किसान भाइयों, आप सबको मैं बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं। इस साल गेहूं का, धान का, राइस का और मेज मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए किसानों ने। जब पाकिस्तान से तनातनी चल रही थी तब मैंने बुलाए अपने सारे कृषि विभाग के अधिकारी और हिसाब किताब किया तो कहा साहब चाहे कितने दिन हो जाए अन्न के भंडार भरे पड़े चारों तरफ, सारे वेयर हाउस भरे, कोई चिंता की बात नहीं, पाकिस्तान को बस सबक सिखाओ। में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के तटीय इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद अगेती कपास की बुवाई का काम करें। वर्षा आधारित कपास की बुवाई पर्याप्त बारिश होने के बाद करनी चाहिए। गुजरात में मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करते रहें। दक्षिणी सौराष्ट्र इलाके में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खुदाई का काम पूरा करें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और तिल की कटाई भी पूरी कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिणी गुजरात के बारिश वाले इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई पूरी करें। दक्षिणी गुजरात के किसान खरीफ की धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। यहाँ इन दिनों केले के गुच्छों को सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए केले के पत्तों से ढकने का काम करें। पेड़ पर लगे केले के गुच्छों को कवर करने के लिए सूखे पत्तों, घास फूस, फसल के अवशेषों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में कटाई के बाद धान को सुरक्षित स्थान पर छायादार और हवादार जगह पर रखकर सुखाएं, ताकि बढ़ते तापमान की वजह से धान की गुणवत्ता में गिरावट न आए। तिल की कटाई का काम सुबह सवेरे या शाम के समय करें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में रब्बी की प्याज की खुदाई करें। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी तैयार करने का काम करें। राजस्थान के किसानों को सलाह है कि वो बढ़ते तापमान से अपनी फसलों की हिफाजत करें। सब्जियों और फसलों में जरूरत के हिसाब से निरंतर सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो भारत की सेनाएं सरहद पार से इस पार और सरहद के उस पार आतंकवाद मिटाने में सक्षम है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के कथित वाल्मीकि घोटाले के संबंध में बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन जांच के तहत आज बेल्लारी में एक सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आईजी स्टाम्प ने विवाह पंजीकरण के नियमों में काफी बदलाव कर दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन के अवसर पर चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राजस्थान के जयपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर आज सुबह एक कंटेनर और सवारी गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तो किसान समाचार में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं केरल के थैनमाला डियर पार्क, जहां खूबसूरत हिरन को आप देख सकते हैं, मनमोहित हो सकते हैं। इस शांत, सुंदर और लुभावनी खूबसूरत यात्रा का आप आनंद लीजिए और हमें अनुमति दें। नमस्कार।